हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके उसी सीरीज में यह हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन जो हमारा है, जो पहला सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, वो उसका आज छठा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और होपफुली आप लोग तैयार होंगे अपने कॉपी और पेन लेके। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये जो चैप्टर का नाम है वो है फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 6 है ये। इससे पहले हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने फोर्स की बात नहीं करी थी। किसकी बात नहीं करी थी? फोर्स की बात नहीं करी थी, ठीक है। केवल मोशन की बात कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। अब इस जैसे डायनेमिक्स का मतलब होता है कि इसमें हम फोर्स भी इंक्लूड करते हैं स्टडी के दौरान। तो अब हम जब फोर्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा यही बन जाता है कि फ्लूइड में कोई फ्लूइड अगर पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है। देखते हैं। देखिए, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड पार्टिकल। फ्लूइड पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? बेसिकली तीन प्रकार के फोर्स एक्ट करते हैं। प्रेशर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स कहेंगे इसको, और विस्कस फोर्स, ठीक है। ये तीन फोर्स हैं। ये तीनों फोर्स एक साथ क्या होता है, पार्टिकल पे एक्ट करते रहते हैं। हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, समान ना हो, परिमाण अलग अलग हो, लेकिन ये तीनों ही फोर्स एक पार्टिकल पे फ्लूइड के एक्ट करते हैं। तो तीनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अलग अलग चीजें हैं। एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नेवियर स्टोक। उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया है फ्लूइड के लिए, ठीक है। उन्होंने जब इक्वेशन दिया था तो उसमें इन्होंने तीनों फोर्स को कंसीडर किया था। तीनों फोर्स को कंसीडर किया था, फिर उस पर एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। वो इक्वेशन आएगी आगे वाले चैप्टर में, हम वहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क मार्क करके मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, इफ ऑल द थ्री फोर्स आर टेकन इनटू अकाउंट देन इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड नेवियर स्टोक इक्वेशन। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेवियर स्टोक इक्वेशन में कौन कौन से फोर्स इंक्लूड किए हैं। तो आप वहाँ पे ऑप्शन में रहता है कि प्रेशर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बात करेंगे, और विस्कस फोर्स। तो तीनों फोर्स उन्होंने लेकर अपनी इक्वेशन बनाई थी। एक वैज्ञानिक और है यहाँ पे, आइलर, जिनको सब जानते होंगे। आइलर ने जब अपना इक्वेशन दिया था तो उसमें विस्कस फोर्स को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था। तो उन्होंने जो अपने इक्वेशन दी थी उसमें उन्होंने प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को कंसिडर किया था। उन्होंने ये मान लिया था कि जो विस्कस इफेक्ट है वो थोड़ा इनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो उन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो अब अगला टॉप पॉइंट हमारा यही है, आइलर इक्वेशन। आइलर इक्वेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट मोमेंटम इक्वेशन इन 2D, टू डायरेक्शनल के लिए मोमेंटम इक्वेशन शो करता है, और इनविसाइड स्टडी फ्लो के लिए ये वैलिड है, ठीक है। इनविसाइड स्टडी फ्लो के लिए ये वैलिड है। आइलर ने अपना एक इक्वेशन दिया, वो मैंने इसी चैप्टर में यहाँ लिख दिया है आपको। वो इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन। ये कई बार डायरेक्ट इक्वेशन पूछी गई है, या फिर ये क्वेश्चन में इक्वेशन लिख दी जाती है और पूछा जाता है कि इन ये इक्वेशन किसने दिया है या इस इक्वेशन का नाम क्या है। तो आपको बोलना पड़ता है आइलर इक्वेशन इसका नाम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। क्या है इक्वेशन? ये हमें पढ़ के बताता हूँ यहाँ से, डी पी ओवर पी प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे मैंने साफ साफ भी ऊपर बताया कि उन्होंने विस्कस इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया था, तो ये भी है, मतलब इस इक्वेशन में विस्कस इफेक्ट कंसिडर नहीं है, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे। अगले टॉपिक पे अब आता है बर्नौली। देखिए जैसे इन, तो अब हम देखते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। देखिए बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन आयलर इक्वेशन से ही डिराइव हुई है। तो ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, आप नोट करके लिख लेंगे कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो आयलर इक्वेशन से ही सिद्ध हुई है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय विच इक्वेशन, मतलब बर्नौली इक्वेशन किस इक्वेशन डिराइव होती है। तो वो किससे होती है? आयलर इक्वेशन से होती है, ये वाली इक्वेशन से ही डिराइव होती है, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये ये इसी इक्वेशन डिराइव कैसे डिराइव होती है? आयलर इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं हम, समाकलन कर देते हैं इसका, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम इसका, समाकलन
क्या कहते हैं हिंदी में देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या होता है ये, हाँ समाकलन ही कहेंगे हम, तो हमारा क्या बन के आ जाता है, बर्नौली इक्वेशन बन के आ जाता है। इसकी बहुत अच्छी एक कहानी है, किसी दिन किसी वीडियो में हम बताएंगे आइलर और बर्नौली में क्या रिलेशन था, ठीक है, कुछ ऐसा इनके पापा और शिष्य में रिलेशन था। वो एक कहानी है, अभी हकीकत नहीं है, हमारे टीचरों ने भी हमको सुनाई है, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी मैं क्लासेस में करता रहता हूँ डिस्कस, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन डिराइव होने के कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पन्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने जितनी इंपॉर्टेंट मान्यताएं हैं उसकी, जितनी एजम्पन्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। मैंने 7 एजम्पन दिया है कि हम मान लेते हैं ड्राइव करने से पहले कि फ्लूइड जो है वो आइडियल है। हालांकि ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो कि आइडियल होता है, ये मैंने पहले चैप्टर में पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फ्लूइड एक आइडियल है, ठीक है। दूसरा है फ्लो स्टडी है, मान लेते हैं स्टडी फ्लो है, ठीक है। तीसरा है फ्लो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। चौथा क्या है, फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ये इनकम्प्रेसिबल लिखा हुआ है, क्या है, इन एक साथ लिखा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल, ये इन अलग नहीं है, एक ही वर्ड है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। पांचवा है फ्लो इज नॉन विस्कस, मतलब ये नॉन विस्कस फ्लो फ्लो रहता है। छठा हमारा फ्लो इज रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ये रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। एंड लास्ट वन अप्लीकेबल अलोंग द स्ट्रीम लाइन, मतलब जो बर्नौली इक्वेशन है वो केवल क्या होता है, मान लेते हैं कि अलोंग मतलब उस स्ट्रीम लाइन के साथ साथ ही अप्लीकेबल है, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हम एजम्पशन मान लेते हैं, फिर जाके ये हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। किससे ड्राइव होता है ये इक्वेशन, आयलर इक्वेशन का समाकलन करने पर अर्थात इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आता है, इक्वेशन क्या है हमारा, पी ओवर डब्ल्यू प्लस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट। तो आयलर बर्नौली इक्वेशन क्या है कि एक चीज और लिख लेंगे बर्नौली इक्वेशन में, मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेना, जो आपने पहले स्टेटमेंट लिखा है कि ये किससे डिराइव हुआ, दूसरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड है, तो वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार अगर कोई भी स्टडी फ्लो है तो उसमें जो सम ऑफ एनर्जीज होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और और जितनी भी एनर्जी होती है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब ये केवल एनर्जी की बात करता है कि स्टडी फ्लो में एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्लो यहाँ बह रहा है और हर पॉइंट पे क्या होता है, जितनी भी इसकी एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से, इसलिए ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सिद्धांत पर आधारित है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि पीजोमेट्रिक हेड किसका योग होता है और समेशन होता है। तो देखिए ये जो है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, मतलब ये हमारा पी है तो मतलब प्रेशर, प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड, इसको हम ग्रेविटे, कई जगह किताब में ये एच भी लिखा रहता है, एच इसकी जगह, तो एच मतलब डेटम हेड भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल हेड की जगह पे डेटम हेड, क्या लिख सकते हो, DETUM, डेटम हेड, डेटम हेड भी बोलते हैं इसको। तो जो पीजोमेट्रिक हेड होता है वो प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड, या इसको बोलेंगे हम डेटम हेड का समेशन होता है। तो ये कई बार, ये पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए, कई बार पेपर में पूछा गया है कि पीजोमेट्रिक हेड किसका समेशन होता है, ठीक है। या फिर ये लिख देते हैं डायरेक्ट और पूछते हैं ये क्या है, पीजोमेट्रिक हेड है, प्रेशर हेड है, ग्रेविटेशनल हेड है, क्या है, तो आपको बताना होता है ये पीजोमेट्रिक हेड है। और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, प्रेशर हेड और ग्रेविटेशनल हेड का समेशन होता है, मतलब योग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नोट है कुछ एक पॉइंट वो भी नोट करेंगे आप। बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन इफ फ्लो इज इरोटेशनल। अभी हमने एक एजम्पशन में पॉइंट पढ़ा था कि एप्लीकेबल अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ये हमने एजम्पशन माना हुआ है, लेकिन अगर कोई फ्लो इरोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स का है तो वो अक्रॉस भी अप्लाई करा जा सकता है, बर्नौली इक्वेशन अक्रॉस जाके भी स्ट्रीम लाइन के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस क्या होता है, पहला है हमारा बेंचुरीमीटर, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा बेंचुरीमीटर होता है, ठीक है। इस पर एक क्या होता है, मैनोमीटर लगा होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा होता है ऐसे, इसमें क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है,
जिसमें क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, कुछ है हाइट तक भरा होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पूरा कंप्लीट डायग्राम ये है बेंचुरीमीटर का। ठीक है, ये जो डाया है, ये जो हमारा डाया है, ये डी है, और ये वाला जो डाया है इसको हम स्मॉल डी से दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये डाइवर्जन सेक्शन है और ये हमारा कन्वर्जन सेक्शन है। कन्वर्जन मतलब क्या होगा हमारा, कन्वर्जन सेक्शन है जहाँ पे क्या है, डायमीटर कम है, और यहाँ पे जो डाइवर्जन सेक्शन मतलब बड़ा है। और हिंदी में मैं बात करूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है डाइवर्जन को क्या बोलते हैं। आई थिंक डाइवर्जन को अपसारी, अपसारी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम अभिसारी। इसको बोलते हैं हम अभिसारी, जिस कन्वर्जन को अभिसारी, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो ये कैपिटल डी है, वो हमेशा अगर हम डी से रिलेशन निकालें तो 1/3 से लेकर 3/4 डी गुना ही होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब एंगल की बात करें कन्वर्जन सेक्शन की, मतलब यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 15 से 20 डिग्री तक। कितना होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री तक। और डाइवर्जन एंगल, डाइवर्जन एंगल जो ये हमारा ये वाला पोर्शन बना रहा है, ये यहाँ पे क्या है, डाइवर्जन सेक्शन है। ठीक है, ये डाइवर्जन, मुंह खुल रहा है इसका तो डाइवर्जन है, और जहाँ मुंह बंद होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर बात करें तो अभिसारी शायद बोलते हैं, और इसको अपसारी बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो डाइवर्जेंस होता है वो कम होता है, और वो कितना होता है, 6 से 7 डिग्री तक होता है। और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा है कि एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7 डिग्री। 7 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लो सेपरेशन वहाँ होने लगता है। सेपरेशन एक प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम आने वाले बाउंड्री लेयर वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, वहाँ हम देखेंगे कि कैसे अकर होता है और क्या क्या इसकी कंडीशन है, वहाँ से क्वेश्चन आता है कंडीशन का, तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे जब ये इसका चैप्टर आएगा। तो अभी आपको याद रखना है कि बेंचुरी मीटर में जो डाइवर्जन एंगल होगा वो 6 से 7 डिग्री होना चाहिए, और 7 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो फ्लो सेपरेशन होने लगेगा उसके अंदर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अगर डाइवर्जन एंगल बेंचुरी मीटर का 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है या रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है उसमें, तो ये हो जाता है फ्लो सेपरेशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब कुछ डिस्चार्ज है, सिंपल सी बात है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, मतलब डिस्चार्ज नापता है, रेट ऑफ फ्लो नापता है ये। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेंचुरी मीटर का, वो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। A1A2 √2GH बट्टा √A1² - A2², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहाँ पे H क्या है, ये जो H है वो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है H = SM/S-1 व्हेन SM इज ग्रेटर देन S। अब ये SM क्या है, कई किताबों में इसको डेंसिटी, हालांकि ये है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो कि इसके अंदर भरा हुआ था, इसकी डेंसिटी है वो। और जो S है वो है हमारा, वो एस है जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जो उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिसका हमें मेजरमेंट करना है फ्लो का, वो फ्लोइंग फ्लूइड का डेंसिटी है एस। ठीक है, अब ये आगे क्यों है, क्योंकि भाई ये घटाना है इसमें से 1, तो इसलिए अगर ये बड़ा होगा तभी तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू देगा, नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसलिए, और ये कब होगा, जब ये एस बड़ा होगा, मतलब फ्लोइंग फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी अगर बड़ी होगी तब 1 - SM होगा। ठीक है, तो ये हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, कई बार पूछा गया है ये पीजोमेट्री हेड का फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए, अलग अलग डिवाइस के लिए पूछा जाता है। अगर वो पाइटोट ट्यूब के लिए पूछेगा तो हमेशा आपको ये वाला आंसर नहीं देना है, ये वाला आंसर देना है, क्योंकि जो पाइटोट ट्यूब होता है उसमें जो रिलेटिव डेंसिटी जो मैनोमेट्रिक की होती है वो हायर होती है, मतलब ये वाला कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन, तो उसमें आंसर आपको ये वाला देना है हमेशा। ठीक है, अभी आगे आपको दिखेगा भी इसी पीडीएफ के अंदर। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, ये हमने निकाला था आइडियल। अब एक रिलेशन होता है कि क्यू एक्चुअल, मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज और आइडियल डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज बराबर होता है CD इंटू आइडियल डिस्चार्ज। क्यू को हम डिस्चार्ज दिखाते हैं, डिस्चार्ज हम किससे दिखाते हैं, क्यू को, और डिस्चार्ज का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो, मतलब कितना फ्लो वहां से गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये CD क्या है, CD है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है वेंचुरी मीटर के लिए 0.97 टू 0.99 तक होती है। ये वैल्यू आपको याद रखना, कई बार डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है वेंचुरी मीटर के लिए। अब एक नोट पॉइंट है, वेंचुरी मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो इन बोथ कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड।
मैंने अभी आपको बताया कि बेंचोमीटर क्या काम करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है, या उसको आप दूसरे शब्दों में बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो बात करते हैं या डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है, कि कितना पानी वहाँ से डिस्चार्ज हो गया, कितना फ्लो चला गया है, ठीक है, वो मेजर करता है। और वो बेंचोमीटर का प्रयोग हम इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों टाइप के फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ऐसा कौन सा फ्लो मेजरिंग डिवाइस है जिसमें इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों फ्लूइड का डिस्चार्ज मेजर हो जाता है, तो वो है हमारा बेंचोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा दूसरा जो डिवाइस होता है वो होता है ऑरिफिस मीटर। ये सबने देखा होगा इसमें। ऑरिफिस मीटर क्या है, इट इज चीपर अरेंजमेंट देन, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें बेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में, तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब हल्का होता है, लेकिन एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं बेंचुरी मीटर से ज़्यादा होते हैं। अब फॉर्मूले की बात करेंगे हम, तो फॉर्मूला ये होगा, Q इक्वल टू सी डी ए वन ए जीरो इंटू √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, किसके लिए, ऑरिफिस मीटर के लिए, ठीक है, दोनों में सेम है। देखिए देन सेम फॉर्मूला, यहाँ बस कैपिटल ए आ गया है और कुछ नहीं, ठीक है, और यहाँ पे सी डी आ गया है। सी डी कब आता है, ये आइडियल है, अगर मैं यहीं पर एक्चुअल लिख दूँ तो ये सी डी से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो एक्चुअल होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है आइडियल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बस ये क्या है, ये एक्चुअल है, मैं यहाँ पे एक्चुअल लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सी डी से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब आता है कुछ नोट इसके रिगार्डिंग, इट इज़ यूज टू मेजर डिस्चार्ज, बोल दो या फिर बोल दो रेट ऑफ फ्लो, मतलब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों डिवाइसेस क्या करता है, डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो नाप रहे हैं। अब जो सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है ऑरिफिस मीटर के लिए, वो होती है 0.63, सॉरी 0.63 से लेकर 0.65 तक, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब एक रिलेशन यहाँ से आप याद रखेंगे कि सी डी और सी सी और सी वी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सी डी है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सी सी है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और सी वी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इनमें जो रिलेशन होता है वो सी डी इक्वल टू होता है, तो सी डी क्या होता है, सी डी क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट होता है, सी सी इंटू सी वी। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि ये किसी का भी वैल्यू पूछ लेता है, सी सी का पूछेगा तो इसको डिवाइड में कर देना, सी डी का पूछ लेगा तो इसको मल्टीप्लाई में कर देना, सी वी का पूछेगा तो इसको डिवाइड में कर देना। तो ये आपको याद होना चाहिए, सी डी इक्वल होता है सी सी इंटू सी वी, ठीक है, और ये सी वी और सी सी क्या होता है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले भी होंगे, अभी नीचे पेज में आएगा, अगले में वहाँ हम बात करेंगे। अब तीसरा हमारा आता है फ्लो नोजल। फ्लो नोजल क्या होता है, ठीक है, देखिए इट इज लाइक अ ऑरिफिस मीटर, ये एक ऑरिफिस मीटर की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इन विच जेट कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिफिस मीटर में, उसको हटा के एक स्मूथ एंट्रेंस पाइप लगा दिया जाता है नोजल फ्लो में। ऑरिफिस मीटर में क्या होता है, एक जेट लगा होता है, बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट वाला छेद होता है, वहाँ से पानी निकलता रहता है या फ्लूइड निकलता रहता है, उसी को रिमूव करके फ्लो नोजल में एक स्मूथ एंट्रेंस बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो नोजल बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे डिस्चार्ज की, हाँ, तो वेंचुरी मीटर से ये कम नापता है, अच्छा एक्यूरेट, लेकिन ऑरिफिस मीटर से अच्छा नाप देता है, ठीक है। तो ये इसमें कई बार पूछा गया है। या लॉसेस की बात करेंगे हम, तो वेंचुरी मीटर से इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं और ऑरिफिस मीटर के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो अभी तक तीनों में से सबसे अच्छा वेंचुरी मीटर है, ठीक है। अब हमारा आता है पाइटोट ट्यूब, ठीक है, तीसरा चौथा डिवाइस क्या है, पाइटोट ट्यूब, ठीक है। देखिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड, मतलब इसका प्रयोग क्या होता है, ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर, काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पाइटोट ट्यूब का, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या है, द पॉइंट एट विच वेलोसिटी रिड्यूसेस जीरो इज कॉल्ड स्टेगनेशन पॉइंट। तो कई बार पॉइंट ए भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेगनेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, रिड्यूस होकर जीरो पर पहुंच जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेगनेशन पॉइंट बोलते हैं। या फिर उल्टा भी आ सकता है कि स्टेगनेशन पॉइंट कब होता है, तो वहाँ पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे आप, थर्ड पॉइंट है द पाइटोट ट्यूब मेजर द टोटल हेड एंड देयर फॉर इट इज नोन एज टोटल हेड ट्यूब, देयर फॉर इट इज नोन एज टोटल हेड ट्यूब। तो पाइटोट ट्यूब क्या नापता है, टोटल हेड नापता है, ठीक है, और बेसिकली ये वेलोसिटी नापता है, हम अभी नीचे पढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी एज वेल एज टोटल हेड, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में वेलोसिटी एंड टोटल है तो वो सही होगा, और केवल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी सही होगा, ठीक है। तो v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, √2GH, ये हम पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, और h क्या है हमारा, पीजोमेट्रिक हेड है। और मैंने अभी पिछले में बताया कि जब भी वो पाइटोट ट्यूब के लिए पूछेगा तो पाइटोट ट्यूब में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो हायर होता है
फ्लोइंग फ्लूइड के रिलेटिव डेंसिटी से। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। अब यही फॉर्मूला मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए वेंचुरीमीटर के लिए, तो वेंचुरीमीटर के लिए ये, तो मतलब अगर ये क्वेश्चन में आ रहा है तो अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो है मैनोमीटर की ज़्यादा है, ठीक है, तब ये वाला होगा, कम है तो ये वाला, और नहीं कुछ लिखा है तो बस आंख बंद करके ये वाला लगाएंगे कि आप कंसिडर कर लेंगे कि मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड है उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ये आप कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, वो सही होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम, मैंने अभी बताया कि आपको कुछ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स बताऊंगा जो मैंने अभी अभी तीनों पढ़े, क्या, सीसी, सीवी और सीडी। सीसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सीवी क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। सीडी क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सीसी क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ जेट एट कॉन्ट्रैक्शन अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। सीवी होता है हमारा एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो ये दोनों तो आप अपने अपने आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये डी से डिस्चार्ज, बी से वेलोसिटी, तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, ठीक है। और ये बस आपको याद रखना है, ये सी से मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस, ये भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। ये होता है पूरा चैप्टर का निचोड़, मैं यहाँ ले आया हूँ फ्लो मेजरमेंट का। ये क्या है, सम डिवाइसेस एंड देयर यूज, कहाँ कहाँ ये डिवाइसेस यूज होती हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उसका मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। पहला है हमारा वेंचुरीमीटर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेट ऑफ फ्लो नापता है ये, या डिस्चार्ज नापता है, इसको हम क्यू से दिखाते हैं डिस्चार्ज को, ठीक है। फ्लो नोजल भी पढ़ा हमने, रेट ऑफ डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ही नापता है। ऑरिफिस मीटर भी हमारा वही नापता है। बैंड मीटर भी हमारा वही नापता है, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। रोटामीटर जो है वही, ये भी नापता है, सेम चीज़ ही नापता है। अब रोटामीटर के लिए जो फोर्स की बात करेंगे, इसमें दो फोर्स इंक्लूड होते हैं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। एक होता है ड्रैग फोर्स, क्या होता है, एफ डी, ड्रैग फोर्स, और प्लस एक होता है बोयंसी फोर्स, जो कि बोयंसी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको हिंदी में हम उत्प्लावन बल भी बोलते हैं। तो ये बोयंसी, एफ बी, तो ये दो फोर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं रोटामीटर में, ठीक है। और रोटामीटर का भी प्रयोग क्या किसके लिए होता है, रेट ऑफ फ्लो मेजरमेंट के लिए होता है, अर्थात डिस्चार्ज नापने के लिए होता है। और आता है पाइटोट ट्यूब, अभी हमने जस्ट पढ़ा, पाइटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट करता है एज वेल एज टोटल हेड भी बनाता है। तो जैसा ऑप्शन में होगा ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है, ठीक है। अब आता है तीसरा, लास्ट, सेकंड लास्ट, हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर केवल एयर एंड गैस की वेलोसिटी नापता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि लिक्विड की वेलोसिटी नहीं नाप पाता है, तो उसका आंसर होता है हॉट वायर एनीमोमीटर, या फिर केवल लिखा रहता है एनीमोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये केवल एयर और गैस की ही वेलोसिटी नापता है, ठीक है। अब आता है करंट मीटर। करंट मीटर वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ओपन चैनल कहीं पे भी होता है तो उसकी, उसमें अगर कोई भी चीज़ बह रही है तो उसकी वेलोसिटी नापता है, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सब पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल जो आएगी हमारी उसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक चैप्टर जो मैं लेके आ रहा हूँ और शॉर्ट नोट लेके आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।